नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। हिंदी की क्लास में यूपी टेट 2026 हिंदी की क्लास नंबर ये 5 है। 30 क्वेश्चन जो हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप क्लास को पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द होता क्या है? क्या ग्रामीण भाषा का कोई शब्द है, या संस्कृत भाषा का कोई शब्द है, या ग्रामीण व संस्कृत कुछ विशेष शब्द हैं? तो जो संकर शब्द होते हैं वो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनते हैं। यानी संकर शब्द जो हैं वो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे आप समझ लो, हमने लिखा रेल गाड़ी, हमने लिखा तो ये रेल जो है ये अंग्रेजी का शब्द है और प्लस ये गाड़ी जो है ये हिंदी का शब्द है। ये तो आप क्या समझे कि यानी ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर कह रहा है सूत। क्या कह रहा? सूत है। यहाँ पे ये सुत है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करोगे? ये जो हमारा सुत लिखा हुआ है इसको हमें क्या बनाना है? इसको स्त्रीवाचक बनाना है। तो स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? आप प्रयोग करेंगे किसका? सुत प्लस आ बराबर क्या हुआ? सुता। तो आप आ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आ का प्रयोग। सुता मतलब पुत्री। पुत्री को क्या बोलते हैं? सुता। तो हमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए बड़ा आ का प्रयोग करना पड़ा। तो ये हमारा प्रत्यय है। क्या? आ। ये प्रत्यय लगाना पड़ा तो सुत प्लस आ बराबर सुता हो गया। और ये सुता जो है ये क्या होता है? इसका अर्थ पुत्री, जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाक का बाल होना क्या मुहावरा है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक का बाल होने का मतलब अधिक प्रिय होना, बहुत अधिक प्रिय होना, ये नाक का बाल होना। जैसे आप सभी लोग हमारे लिए नाक के बाल के समान हैं, यानी अधिक प्रिय हैं, बहुत अधिक प्रिय हैं। और जितनी भी क्लासें ये चल रही हैं गजब एकेडमी पर, और आप अगर रेगुलर देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यूपी टेट जब आपका क्लियर हो जाएगा तब आप और सबसे ज़्यादा करीब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं होगा वो करीब नहीं होंगे, वो भी करीब होंगे। उनके लिए फिर से तैयारी स्टार्ट की जाएगी। लेकिन अगर आप जितना भी बताया जा रहा है, चाहे वो सीडीपी में हो या हिंदी में हो या मैथ में हो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। और आप गजब एकेडमी पर पहुंचिए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में देखिए सभी की क्लासेस सीडीपी, हिंदी, मैथ की अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? घोड़ा ये तो है, ये भी है, और घोटक ये भी है। ये भैया जो
कटक है आपका, ये इसका पर्यायवाची होता है सेना या दल। सेना या दल। हर्ष के पर्यायवाची घोड़ा, घोटक, है और क्या हो सकते हैं, जैसे तुरंग हो गया, रवि सुत हो गया, ये सब हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? यावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यावर कहते हैं। किसको? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। अस्थिर, अस्थिर क्या होता है? ये अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, यानी जो स्थिर नहीं रहता, जो स्थिर ना हो। और अडिग क्या होता है? आप समझ गए। अडिग होता है अटल, जिसको हम बोलते हैं क्या? बहुत ही दृढ़ व्यक्ति है, दृढ़। गतिशील क्या होता है? सक्रिय, या कह दो चलायमान, चलायमान, ये सक्रिय बोल सकते हो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कितनी गजब की पंक्तियां लिखने वाली महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जो छायावाद की महान लेखिका रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, ये झांसी की रानी की कविता से इन्होंने लिया है। झांसी की रानी नामक कविता की ये पंक्तियां हैं। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पंक्तियों में, इस कहानी में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान का मार्मिक चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, समास का अर्थ बताइए। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेप क्या होता है? संक्षेप, यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या समझे? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, तो उसे हम और आप सभी क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों। इसका ये उद्देश्य है कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। यानी भाषा संबंधी अगर कठिनाइयां आ रही हैं, तो पहले ये पहचान करो कि कठिनाई कहाँ से आ रही है, और उसके बाद उस कठिनाई का निदान करना होगा, तभी तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य पूरा होगा। ये कथन, इस कथन का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखते हैं, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? यानी भाषाई कौशल के अंतर्गत एक है जो नहीं आता है। सुनना तो आता है, एक मिनट क्यों भाग रहे हो भैया? ये देखिए, भाषाई कौशल के अंतर्गत सुनना भी आता है, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, और बचा क्या? पढ़ना भी आता है। लेकिन आता क्या नहीं है? हंसना। ये कोई भाषाई कौशल के अंतर्गत थोड़ी आता है।
कि आप हंस रहे हो तो आप किस लेवल का हंस रहे हो। आप ज़्यादा हंस रहे हो तो आपका लेवल ये है, आप कम हंस रहे हो तो ये इस रेंज में आते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस भैया 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी ये जो हिंदी है इसको आधिकारिक भाषा का जो दर्जा है, आधिकारिक भाषा का दर्जा, हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा 1949 में दिया गया था। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1949 को दिया गया था। और विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस भैया 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अपने भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में 1949 में इसको दर्जा मिला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन? काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करना? जी नहीं। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना? नहीं। संगीत कला में निपुण बनाना? बिल्कुल नहीं। रसानुभूति एवं आनंदाभूति कराना? यानी काव्य का मतलब क्या है? रसानुभूति एवं आनंदाभूति कराना। यानी अच्छे से अच्छा काव्य जो है तो इंसान उसको सुनकर पढ़कर मंत्र मुग्ध हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके चारों ओर परियां ही परियां घूम रही हैं, उसको आनंद आता है, उसको रस प्राप्त होता है। रस का मतलब आप गन्ने के रस से मत समझिएगा, वो रस आनंदित यानी आनंद वाला जो इंसान पढ़कर या देखकर भाव विभोर हो जाता है तो उसको एक रसानुभूति का अनुभव होता है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? तो विशेषण का प्रयोग भैया मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है। ये जो काली है, ये काली, ये विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? ये शब्द विशेषण है। कैसा शब्द है? विशेषण है, जो गाय की विशेषता को क्या कर रहा है? बता रही है। गाय, ये काली जो है गाय की विशेषता बता रही, तो ये विशेषण शब्द हो गया। कौन? काली। तो मेरी गाय काली है, तो विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या है? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, या पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, या बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। क्या आती है? तेजी आती है। जब नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय, कक्षा में नाटकों का अभिनय कराया जाता है तो पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है अधिकरण। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? तो ये हुआ है वाहनारूढ़। किसमें? वाहनारूढ़। वाहन पर आरूढ़ कह दो आप। इसका मतलब वाहन पर आरूढ़। वाहनारूढ़ शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो पता होगा, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रस राज। और रस पति भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस जो होता है इसका स्थाई भाव पता होगा आपको। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, रति होता है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। और ये जो श्रृंगार रस है ये विभत्स रस का, देखिए विभत्स रस का विरोधी रस है। विरोधी रस है किसका? विभत्स रस का। विभत्स रस श्रृंगार रस आपस में विरोधी हैं, इनसे जो है नहीं पड़ती। रसराज रसों का राजा है और इसका स्थायी भाव रति है। विभत्स रस जो है श्रृंगार रस का विरोधी रस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद भैया जो हैं ये रीत काल के कवि हैं। रीत काल के कवि हैं और इनकी रचना जैसे एक सुजान सागर बहुत फेमस है। सुजान सागर और दूसरी है सुजान हित। ये इनकी रचनाएं हैं। घनानंद रीतिकाल के महान कवियों में इनकी गिनती होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला आशीर्वाद ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कई बार आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, को किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? यानी को जो है किस कारक चिन्ह के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कर्म कारक के अंतर्गत आता है। कर्ता ने कर्म को यानी को जो है कर्म कारक के अंतर्गत आता है। जैसे लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने किसको मारा? चोर को मारा। तो ये कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो ये भैया इनका उपनाम क्या है? अज्ञेय। इनकी रचनाएं जैसे शेखर एक जीवनी, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की रचना है। एक रचना और है, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या? बिहारी जी के दोहा बहुत प्रसिद्ध हैं। बिहारी जी के जो दोहा हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये बिहारी सतसई से क्या है? संकलित हैं। बिहारी सतसई से
ये संकलित हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म। पुनः प्लस जन्म कौन सी संधि हो जाएगी भैया? ये विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है। और शांत रस का स्थायी भाव जिसको आप बोल सकते हो निर्वेद या वैराग्य, ये शांत रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का हास हो जाएगा, वीर रस का उत्साह हो जाएगा। तो क्वेश्चन 22 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ये क्वेश्चन दोबारा मिला है। तो सूरदास ने सूर सागर की रचना जो है वो ब्रज में की है। किसमें? ब्रज में की है। और लगभग बताया जाता है कि सूरदास की लगभग 1 लाख रचनाएं हैं। कितनी? 1 लाख रचनाओं की बात की गई है। अभी तक तो है लगभग 5000 रचनाएं जो ही मिल पाई हैं। कितनी? 5000 रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 24 दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भैया दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या बनाएंगे आप? उसके लिए एक शब्द बनेगा कुलीन। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़के का पेड़ से गिरना ये अलगाव दिखा रहा है। लड़के से पेड़ से गिरना ये अलगाव दिखा रहा है। तो जहाँ पर अलगाव नजर आता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कई बार ये पूछा जा चुका है। तो जहाँ पर अलगाव नजर आए वहाँ पर अपादान हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते जो हैं पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, पत्तों का अलगाव हो रहा है पेड़ से। तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में भैया गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। यानी जिस शब्द से संज्ञा का गुण दशा स्वभाव का बोध होता है वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? नवल सुंदर श्याम शरीर की एक सजल नीरद शीतल कांति थी। कौन सा अलंकार है? श्याम सुंदर के शरीर की तुलना की जा रही है।
तो उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय उपमा की तुलना होती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर भैया 30 होगा। टाइपिस्ट जी, टाइपिंग करने वाले भैया यहाँ पे 30 होगा। ये 30, क्वेश्चन नंबर 30, बीजक किसकी रचना है? बीजक जो है किसकी रचना है? ये बीजक कबीर दास की रचना है। तो बीजक जो है कबीर दास की रचना है। इसके 3 भाग हैं, 3 भाग। कौन कौन से? पढ़े होंगे, नहीं तो सुने होंगे। साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी, ये 3 भाग हैं बीजक के। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है 30 क्वेश्चनों की। और ये क्लास कैसी लगी आपको, और आपने अगर साथ में हल किया होगा तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये कमेंट में आप बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बाकी की क्लासें देखने के लिए आप जो है गजब एकेडमी पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। सीडीपी, मैथ और हिंदी पेपर 1, पेपर 2 के लिए। तब तक मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए बिना टेंशन के। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।